Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहती है। और आपको अगर मैं अच्छी बात बताऊं तो डेली प्रैक्टिस जो सेट्स के पेपर भी आपको अवेलेबल रहते हैं, तो प्रैक्टिस भी आपको करते जाना है, क्योंकि एग्जाम टाइम जैसे जैसे पास होता है हमें प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। ठीक है, अब अच्छी बात क्या करने वाले हैं, जो हमारा पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, उसके हम करने वाले हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन जो चैप्टर के बीच में दिए हुए होते हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फटाफट से पहले आप क्या कर दो, लाइक कर दो। ओके, लाइक शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी मैंने इतने आराम से, इतने अच्छे से इस चैप्टर को समझाया था ना, क्योंकि डाइवर्सिटी कंफ्यूजिंग होता है। हम क्या है, हर डिफरेंसेस को डाइवर्सिटी समझ लेते हैं, लेकिन हम डाइवर्सिटी का मतलब क्या मानते हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है, जब क्या होती है डाइवर्सिटी, क्या होगी डाइवर्सिटी, जब अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कल्चर वाले लोग, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग रीजनल एरियाज वाले लोग, अलग अलग रिलीजन वाले लोग, है ना, साथ में मिलके रहते हैं या होते हैं, उनको डाइवर्सिटी कहते हैं। और अगर इकट्ठा है, मिलके रह रहे हैं, एक दूसरे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एक दूसरे के टॉलरेंस है, रिलीजियस टॉलरेंस है, रिस्पेक्ट है, प्यार है, तो क्या हो जाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो जाती है। ठीक है, ये पूरा हमने इस चैप्टर में देखा था। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पेज नंबर 3 का ये क्वेश्चन है, What does diversity add to our lives? हमारी जिंदगियों में डाइवर्सिटी क्या ऐड करती, क्या जोड़ती है, बताइए। हमारी जिंदगियों में डाइवर्सिटी क्या ऐड करती, क्या इंपॉर्टेंस रहती है डाइवर्सिटी की, ये बताना है आपको। What does diversity add to our lives? बताइए। डाइवर्सिटी से कितनी अच्छी बात है अगर हम बोलते हैं ना कि अरे देखो देखो ये मेरा फ्रेंड है, इसके यहाँ तो ये अलग टाइप की डिश बनती है, मेरा फ्रेंड है, देखो इनके ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है, इनका त्यौहार ऐसे मनाया जाता है, तो क्या होता है, हमें वैरायटी मिलती है। और वैरायटी मिलती है तो क्या हमें बेकार लगता है, हमें अच्छा लगता है कि अरे वाह, ऐसा भी होता है, ये भी होता है, इस टाइप का भी ड्रेसअप होता है, ऐसे पहना जाता है, ऐसे बोला जाता है, इस वर्ड का एक और मीनिंग ये भी है, इस वर्ड को इस लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, तो अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी हम आंसर देखते हैं, आंसर हमें क्या बताना चाह रहा है, अच्छे से समझते हैं। Diversity refers to the differences that exist among people with regards to their social, cultural and ethnic backgrounds. These differences include race, gender, age, religion, language, socio-economic status, etc. Diversity is an essential aspect of our lives. भाई डाइवर्सिटी हमारी जिंदगियों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें क्या क्या रहेगा, अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग रहेंगे, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग कास्ट वाले लोग रहते हैं, है ना, अलग अलग कल्चर वाले लोग रहते हैं, अलग अलग एथनिक बैकग्राउंड्स वाले लोग रहते हैं, है ना, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, रिलीजन वाले लोग रहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग रहते हैं, है ना, जिनका अपना ही एक अलग स्तर होता है ना। एक जैसा हमने देखा है क्या, नहीं। हम अच्छा एग्जाम्पल हमारे इंडिया का ही दे लें, है ना, जो कि आप खुद देखते हो, आप नोटिस करते होंगे कि हमारे इंडिया में हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, जैन्स भी हैं, बुद्धिस्ट लोग भी हैं, है ना, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, सबका अपना अपना खाने पीने का स्टाइल है, अपना अपना ड्रेसिंग का स्टाइल है, अपनी अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, अपना अपना एक ही त्यौहार को अलग अलग से मनाने का तरीका है, अपना अपना कल्चर है। तो क्या ऐड करता है, ये वैरायटी ऐड करता है, जो कि हमारी जिंदगियों के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो याद आ गया डाइवर्सिटी, जो मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, यही था ना। एंड इट एड सेवरल बेनिफिट्स टू आवर लाइफ, हमारी जिंदगियों में बहुत सारे बेनिफिट्स को, बहुत सारे फायदों को ऐड करता है, विच आर एक्सप्लेन बिलो, जो इस तरीके से यहाँ एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट, एक्सपोजर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, अगर हम अलग अलग लोगों के साथ रहेंगे तो हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव जानने को मिलेंगे। पर्सपेक्टिव का मतलब अलग अलग व्यूज, ओपिनियंस, जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ तो वो बोलेगा, वो बताएगा उस चीज को लेके, नहीं यार मेरा तो ऐसा सोचना है, ऐसा करो। दूसरा बोलेगा नहीं नहीं, मेरा थोड़ा सा सोचना अलग है, मैं चाहता हूँ ऐसा करो। तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई,
इस एक चीज को समझने के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं लोगों के. When people from different backgrounds come together, they bring with them their unique experiences and viewpoints, which enrich our lives and enable us to see things from different angles. कई बार वैसे हिंदूज में तो मैंने बहुत देखा है कि एक ही टाइप का त्यौहार रहेगा, लेकिन उसमें उसको मनाने के अलग अलग तरीके रहेंगे, है ना. जैसे स्पेशली अगर मैं देखूं, मैंने जो नोटिस करा है 11 है ना. अब हम क्या करते हैं 11 में, अपन क्या करते हैं, वो गन्ने ले आते उसकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं तुलसी विवाह, भाई विवाह करवाते हैं. तो एक त्यौहार एक ही, लेकिन उसको मनाने का, उसके पीछे उनका जो प्रोसेस है, जो पर्सपेक्टिव है, वो कितना अलग है. तो मुझे जानने को मिला कि अच्छा ये इसका ऐसा होता है, तो मुझे अच्छा लगता है. कोई बोलेगा हाँ इसमें हम ऐसा भी करते हैं, इस त्यौहार में ना ये भी करा जाता है. अच्छा ये भी होता है क्या. अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग व्यू पॉइंट पता चल जाए. कोई बोलेगा अच्छा इस त्यौहार को इसलिए मनाया जाता है, या इस दिन ऐसा होता है तो इसकी इंपॉर्टेंस ऐसी. कोई बोलेगा हाँ हम तो इसको इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम इसको इस तरीके से इंपॉर्टेंट मानते हैं. तो मैं बोलूँगी अच्छा आप लोग का जो मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का ऐसा है. वो बोलेंगे हाँ हमारा जो मेन पर्पस है वो ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है. तो जैसे मकर संक्रांति का एग्जाम्पल ले लो, तो मकर संक्रांति के अपने अलग अलग नाम रहते हैं और अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है उसको मनाने का. ठीक है. तो when people from different backgrounds come together, जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इकट्ठा होते हैं, साथ होते हैं, वो क्या लेकर आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं. आप अगर अपने बंगाल के फ्रेंड से मिल लो, गुजरात के फ्रेंड से मिल लो, तो उनसे मिलोगे तो उसका अपना एक्सपीरियंस होगा, और आपके गुजरात के फ्रेंड का अपना एक्सपीरियंस होगा, और आपके खुद का अपना एक्सपीरियंस हो गया. तो तीन अपने अलग अलग एक्सपीरियंस आपको जानने को मिलेंगे चीजों को लेके. ठीक है. और व्यू पॉइंट्स मिलेंगे which enrich our lives and enable us to see things from different angles, जो हमारी जिंदगियों को क्या करता है, बहुत ही ज्यादा एनरिच करता है, बहुत ही बढ़िया करता है, अच्छा करता है, इंप्रूव करता है. और हमें क्या पता चलता है कि भाई हाँ चीज़ों को समझने के लिए अलग अलग एंगल्स भी होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं. ठीक है. चलो सेकेंड पॉइंट, cultural understanding and acceptance. Diversity also help us develop a better understanding and acceptance of different cultures. This understanding of different cultures help us become more tolerant and open-minded individuals. अब जब हम अलग अलग लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है, एक टॉलरेंस आती है ना. क्या आती है हमारे अंदर, टॉलरेंस आती है, पेशेंस क्रिएट होता है. मतलब आपको पता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, है ना, उसमें कोई मुस्लिम्स भी होंगे, हिंदूज भी होंगे, जैन्स भी होंगे. तो क्या आप लोग चिढ़ रहे हो एक दूसरे से कि अरे यार ये चर्च क्यों जाता है, ये पूजा क्यों नहीं करता, अरे यार ये जो है मंदिर क्यों जाता है ना, ये गुरुद्वारे क्यों नहीं जाता. अरे आप क्या समझ रहे हो कि हाँ ये इनका कल्चर है, इनका रिलीजन है, खुश हो आप भी कभी कभी उसके साथ चले जाते हो मंदिर, वो भी कभी कभी आपके साथ जो है चर्च आ जाता है. ये तो अच्छी बात है. इससे क्या आता है, एक्सेप्टेंस क्रिएट होती है कि भाई हम टॉलरेबल हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, यूनिटी में रहते हैं. ठीक है. तो डाइवर्सिटी किस चीज को इनरिच करती है, इट ऑल्सो हेल्प्स अस डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर. हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करती है और हम क्या करते हैं, अलग अलग कल्चर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. हमें पता होता है कि अच्छा देखना इनका ना आज इनका ये त्यौहार मनाया जाएगा, अच्छा आज इन लोगों का फेस्टिवल है, देखना ये लोग ऐसा करेंगे, तो हम क्या चिढ़ रहे हैं कि अरे यार इनका फेस्टिवल है, क्यों है. नहीं, हमें अच्छा लग रहा है कि अरे बता लेकर आना, तुम्हारे जैसे ईद है तो भाई सेवई वगैरह लेकर आना. कोई बोलेगा अरे तुम्हारी दिवाली है तो बस गुजिया वगैरह लेकर आना, मठरी वगैरह. अच्छा है, हम एक्सेप्ट करें, सेलिब्रेट कर रहे हैं. इससे क्या हो रहा है, एक एक्सेप्टेंस हमारे मन में आ गई है ना, क्योंकि हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं दूसरे धर्मों की, दूसरों के रिलीजन जो है फेस्टिवल्स की. This understanding of different cultures helps us become more tolerant and open-minded individuals. अब जब हम इतने लोगों के बीच में रह रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये हमें क्या बनाता है, ओपन माइंडेड पर्सन. देखो नैरो माइंडेड इंसान वो होता है जो जल रहा हो कि अरे उसका फेस्टिवल है, उनका त्यौहार क्यों ऐसा होता है, उनके कल्चर को हम क्यों, मुझे नहीं विश करना, या मैं नहीं जाऊँगा, या मैं नहीं करूँगी, या वो कर रहा है तो ठीक है करने दो, मैं तो नहीं करूँगी, मुझे क्या, मुझे पसंद नहीं. नहीं, हम अगर वो कर रहे हैं, लड़ाई नहीं है, अगर लड़ाई है तो फिर बात क्या ही करें, लेकिन दोस्ती है, रिस्पेक्ट कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो एक साथ, है ना, एक साथ पटाखे फोड़ रहे हो, या एक साथ जाके भाई पार्टी कर रहे हो, है ना, या एक साथ सेवई खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप क्या हो, ओपन माइंडेड इंडिविजुअल, रिस्पेक्ट कर रहे हो एक दूसरे की. तो ये किसके कारण आ रही थी ओपन माइंडनेस और जो है अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस, डाइवर्सिटी के कारण.
Increase creativity and innovation. Diversity also contributes to increase creativity and innovation. Diversity से क्या create होती है? Increase होती है creativity और innovation होता है. बहुत सी नई नई चीजें हमें जानने को मिलती है, creative चीजें होती हैं. When people from different backgrounds come together, they bring with them their unique ideas. अब जब अलग अलग background के लोग आते हैं, मिलते हैं, तो उनके अपने ideas अपने साथ होते हैं. मानो कोई चावल की डिश बनाने को टीचर ने बोला, तो आप कोई बना दोगे कि भाई चावल का हमने चावल ही बना दिया, पुलाव बना दिया. तो कोई बोलेगा, मुस्लिम फ्रेंड बोलेगा चलो बिरयानी बना दो, तो साउथ इंडियन बोलेगा अरे ऐसे डोसे वगैरह ये सब बना लो. तो क्या आई? क्रिएटिविटी आई, वेराइटी आई. ठीक है, क्योंकि उसने जो सीखा है, जो उसको पता है उसके होता है, उसने हमें बता दिया. हमारे यहाँ जो होता है हमने वो कर दिया. ठीक है. They bring with them their unique ideas and approaches to problem solving. अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो या कुछ भी ऐसे इश्यूज हो, तो सबके अपने अपने आइडिया और अप्रोच रहते हैं कि अरे रुको रुको, हमारे यहाँ ना, हमारे एरिया में, हमारे जो रीजन है, हमारे स्टेट में ना ऐसा करते हैं हम लोग, तो रुको मैं ऐसा करता हूँ. कोई बोलेगा हाँ हमारे ये तरीका अपनाया जाता, चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ. तो आपको क्या है? वैरायटी मिली. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या मिल गया? मल्टीपल ऑप्शंस मिल गए. Which leads to more creative and innovative solution, जिसके कारण हम क्या बोलेंगे कि बहुत से क्रिएटिव और नए नए से सॉल्यूशंस जो है हमें मिल गए, हल यहाँ पे मिल गए. क्लियर? चलो. पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. डाइवर्सिटी ऑल्सो हेल्प्स इन पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. डाइवर्सिटी किस में मददगार होती है? पर्सनल ग्रोथ में और डेवलपमेंट में मददगार होती है ना. जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे, हम बोलते हैं ना, जितने लोगों से मिलोगे उतना लोगों को जानोगे, तो आपकी क्या होगी? आप नई नई चीज़ें सीखोगे. आपकी क्या होगी? आपकी ग्रोथ होगी. क्या होगा? डेवलपमेंट होगा. Meeting people from different backgrounds helps us become more self-aware and develop our interpersonal skills. क्या होगा जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलेंगे? ये क्या करेगा? हमें मदद करेगा ताकि हम सेल्फ अवेयर हों और डेवलप करें हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स. हम जब अलग अलग लोग बैकग्राउंड के लोगों से मिलेंगे तो हम जानेंगे ना, अच्छा इनके ऐसा होता है, अच्छा यहाँ पे ऐसा होता है, तो जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा. हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स यानी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमें खुद को भी समझ रहे हैं, तो हमें समझ में आएंगी चीज़ें. इंटरपर्सनल यानी एक दूसरे को समझना, है ना, बात करना, ये स्किल्स हम पे डेवलप होगी. इकोनॉमिक बेनिफिट्स. इकोनॉमिक तरीके की बेनिफिट्स की हम बात करें, व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कम टुगेदर, दे ब्रिंग विद देम देयर यूनिक स्किल्स एंड टैलेंट्स. अब जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, है ना, हो सकता है कोई, किसी के पापा इंजीनियर हो, किसी के पापा डॉक्टर हो, सीए हो, तो उन्होंने वैसा माहौल देखा है, वैसी चीज़ें सीखी हैं. अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, है ना, उनकी अपनी स्किल्स, अपना टैलेंट लेकर आते हैं. विच कैन हेल्प इन क्रिएटिंग अ मोर डाइवर्स एंड स्किल वर्कफोर्स. जिसके कारण हमारे जो वर्कफोर्स होती है वो कैसी होती है? मल्टी टैलेंटेड. मतलब वेराइटी मिलती है ना, स्किल वर्कफोर्स मिलती है, डाइवर्स वर्कफोर्स मिलती है. This diversity can lead to more innovation and creativity, which can result in economic growth and development. अब हम बोलते हैं ना कि अगर हमें डेवलप होना है, विकास करना है, ग्रो करना है, तो वैरायटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए. तो अगर क्रिएटिविटी, इनोवेशन है, तो और डेफिनेटली हमारी कंट्री क्या करेगी? ग्रो करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उनका भी हमारा भी. क्लियर? तो डाइवर्सिटी से कितने फायदे हैं? बहुत फायदे. क्वेश्चन सेकंड, हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस. इंडिया कैसे बनी ऐसी, है ना, हम बोलते हैं इंडिया क्या है? डाइवर्स कंट्री है, तो इंडिया ऐसे कैसे बनी? बताओ. हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? क्या बोलोगे? क्या दोगे इसका आंसर? चलो. India is home to different cultures, languages, religions, traditions because of its rich culture heritage from past. क्योंकि पास्ट में ना हमारे इतिहास की अगर हम बात करें, हिस्ट्री हम पढ़ते ही हैं, आप पढ़ ही रहे हो, इतनी चीज़ें हुई हैं, इन्वेजन्स हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग जगह के राजाओं ने इन्वेड किया है ना. मुगल्स आए, दिल्ली सुल्तान्स आए, उससे पहले भाई वैदिक काल था, है ना, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, तो बहुत सारी वैरायटी हमारे यहाँ है. इंडिया इज होम टू डिफरेंट टू कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स. अब जब अलग अलग जगह के लोकेशन के लोग आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग आ रहे हैं, अपनी भाषाएं लेकर आएंगे, अपना कल्चर लेकर आएंगे, अपना धर्म लेकर आएंगे, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पास्ट से मिली हैं.
India was ruled by many different kings with varied diversities. India embraced all those diversities into its culture. मैंने बताया ना कि अलग अलग राजाओं ने इंडिया पे राज किया है. शुरुआती तौर की हम बात करें जो अभी आप पढ़ते हो हिस्ट्री में 6th क्लास में, है ना, एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, अर्ली हंटर एंड गैदरर्स के बारे में. उसके बाद वैदिक काल आया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बाद के राजा अशोका वगैरह ये सब आए. फिर अगर आप जो है अगर क्या आप 7th में तो जाओगे, फिर आप मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ोगे, जब आपको देखने को मिलेगा भाई दिल्ली सुल्तान्स आ गए, है ना, मुस्लिम इन्वेडर्स आ गए, है ना. फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में जाओगे तो वहां पे ब्रिटिशर आ गए, क्रिश्चियन, तो वो अपना कल्चर, अपना तौर तरीका, अपनी भाषा, अपना कस्टम लेकर आ गए हैं. और इन सारी चीजों को, डाइवर्सिटी को इंडिया ने क्या करा है, एम्ब्रेस किया है. ठीक है. इंडियाज डाइवर्सिटी इज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. इंडिया की जो वेराइटी है, जो डाइवर्सिटी है, वो क्या है, उसका जो एक तरीके का स्रोत है, उसकी स्ट्रेंथ है बेसिकली. Women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose British rule in India. है ना, सब लोग मिलके साथ में आए, है ना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करा, नेशनल मूवमेंट्स करे, बहुत सी ऐसी चीज़ें करी, है ना, ब्रिटिशर्स को खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए. तो तब क्या ये देखा कि औरत ही औरत थी, या ये देखा कि सिर्फ आदमी आदमी थे, या ये देखा कि सिर्फ हिंदूज थे या सिर्फ मुस्लिम से, नहीं, अलग अलग डाइवर्सिटी, मतलब वेराइटी जो है, कास्ट क्रीड के लोग आए, इकट्ठा हुए. उनके अंदर जज्बा क्या था, क्या उनका ऑब्जेक्टिव था कि बस जो है अंग्रेजों को भगाना है ना. तो इसका फायदा मिला कि नहीं मिला. India's freedom movement involved thousands of people from different backgrounds. जो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट्स हुए थे आज़ादी के लिए, जो बहुत से ऐसे आंदोलन वगैरह हुए, तो वहाँ पे हमने क्या देखा, वेराइटी ऑफ कल्चर, कास्ट के लोग थे. ऐसा तो है नहीं कि हम बोलेंगे सिर्फ बंगाली थे या सिर्फ मराठी थे. हमें पता है ना, हमने बहुत से ऐसे लोगों के नाम देखेंगे जो हमारे नेशनलिस्ट रहे, तो अलग अलग कास्ट के, धर्म वाले लोग के नाम हमें सुनने को मिलेंगे, है ना. यानी वेराइटी थी भैया. थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. बहुत से ऐसे लोग थे जो अलग अलग अपने बैकग्राउंड से आए हुए थे, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, अलग अलग बैकग्राउंड के थे, अलग अलग रिलीजन ग्रुप के थे, रिलीजियस ग्रुप के थे, अलग अलग कास्ट ग्रुप के थे. ठीक है. सब ने पर इकट्ठा होकर क्या किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आंदोलन किया, आजादी का. क्लियर. चलो पेज नंबर 3. आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी. क्या हर तरीके का जो डिफरेंस होता है ना, जो अलग अलग, जो कोई अलग है या हम अलग हैं, तो क्या वो डाइवर्सिटी होती है. हर तरीके का डिफरेंस क्या डाइवर्सिटी का पार्ट है. डिफरेंस मतलब डिफरेंस, हाइट में डिफरेंस कह सकते हैं, गरीबी अमीरी में डिफरेंस कह सकते हैं. क्या ये डाइवर्सिटी का पार्ट है, बताइए. ये भी डिफरेंस है ना, तो क्या ये डाइवर्सिटी का पार्ट है कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, कोई कम बोलता है तो कोई ज़्यादा बोलता है, कोई इंटेलिजेंट है तो कोई जो है बिलो एवरेज है. चलो, नो, नॉट एट ऑल. नो, नॉट ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस, नॉट एट ऑल नहीं है. नो, नॉट ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी अपीयर्स इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, फिजिकल अपीयरेंसेस, कल्चरल, रेशियल, रिलीजियस, एज, जेंडर, डिसेबिलिटी एटसेट्रा. है ना, हर टाइप की जो है डिफरेंसेस डाइवर्सिटी नहीं हो सकती. हर टाइप के डिफरेंसेस डाइवर्सिटी नहीं होती. डाइवर्सिटी अगर हम बोले तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं ना, या फिजिकल अपीयरेंस, चलो हमने कह दिया कि अरे देखो ये लोग थोड़े अलग दिख रहे हैं, या कल्चर के बेसिस पे, या कलर के बेसिस पे हमने बोल दिया, जेंडर के बेसिस पे, है ना, या डिसेबिलिटी के बेसिस पे ऐसा बोला कि भाई देखो इतने सारे लोग हम साथ में मिलके रहते हैं, है ना. स्कूल्स में तो हम ये नहीं कहेंगे सब नॉर्मल बच्चे, कुछ डिसेबल बच्चे भी हमारे साथ पढ़ते हैं, तो ये क्या है भाई, अच्छी बात है, डाइवर्सिटी, हम रिस्पेक्ट करें, इंक्लूसिव क्लासरूम है. क्लियर. लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि देखो वो तो अमीर है और मैं गरीब हूं, तो ये डाइवर्सिटी है, नहीं, ये डाइवर्सिटी में नहीं आएगा, ये अपॉर्चुनिटी में आएगा कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी किसके पास कितनी है ना. तो हर टाइप का डिफरेंस डाइवर्सिटी नहीं होता कि हम बोल रहे हैं कि अरे देखो देखो इस एरिया में कितने सारे अमीर लोग रहते हैं और आसपास में बगल में झोपड़ी है, तो ये तो डाइवर्सिटी है. नो, डाइवर्सिटी नहीं है. ठीक है. चलो क्वेश्चन 4 पेज नंबर 3 का क्वेश्चन है, कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी. क्या कभी डाइवर्सिटी यूनिटी का पार्ट हो सकती है. अच्छा, हम बोल रहे हैं यूनिटी यानी एकता. एकता, मैं किसी लड़की का नाम नहीं ले रही हूं, एक होना, जब सब एक रहते हैं. तो क्या डाइवर्सिटी, जिसको हम बोल रहे हैं कि अलग अलग धर्म कास्ट वाले लोग, लैंग्वेज बोलने वाले लोग, क्या कभी ये डाइवर्सिटी जिसमें अलग अलग धर्म कास्ट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, क्या कभी यूनिटी का पार्ट बन पाएंगे, ये हमें बताना है. क्या लगता है आपको, क्या बताओगे, क्या बोलोगे इसका आंसर.
क्या हो सकता है, बोलिए। देखें, चलो, यस, इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू दिस। अब हम यूनिटी की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा देश ही है, हमारा भारत देश का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, है ना। हमारे इंडिया में जैसे अलग अलग कास्ट क्रीड वाले लोग सब मिलजुल के रह रहे हैं बढ़िया तरीके से, है ना, इकट्ठा होके रह रहे हैं अच्छे से, आराम से, तो यूनिटी है ना। क्या हम लड़ते हुए देख रहे हैं क्या, कि आस पड़ोस में लड़ रहे हैं कि अरे अरे तू चर्च क्यों जाता है, तू मंदिर क्यों नहीं जाता, तू क्रिश्चियन है, तू हिंदू बन जा, तू ये कर, ऐसा बोल रहे हैं क्या हम? नहीं ना। हम बोल रहे हैं अच्छा आज तो इन लोग का फेस्टिवल होगा, तो उनको भी मज़ा आ रहा है कि हाँ हमें केक देना, क्रिसमस है। वो बोल रहे हैं अरे आपका तो आज दिवाली है, बढ़िया, हमें तो बढ़िया तो जो है चाहिए नमकीन वगैरह खा रहे हैं, नमक पारे वगैरह इंजॉय कर रहे हैं। यूनिटी है, यानी हमारा इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ना, कि विविधता में जो एकता है, कि अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज, क्लास वाले लोग हम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं वैरायटी को। Indian unity is not imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. क्या बताया जा रहा है कि क्या जो यूनिटी है कभी डाइवर्सिटी मतलब ऐसे हो सकती है? तो हम क्या कह रहे हैं कि इंडियन यूनिटी की हम बात करें तो वो इम्पोज बाहर से नहीं की गई, कि हमने ज़बरदस्ती उसको बाहर से इम्पोज करा, थोपा उसको, है ना। लेकिन ये ऐसी है जो हमारे अंदर से ही आई है, हमारे दिलों से ही आई है ना। हमारे अंदर जो आस्थाएं हैं और दूसरों के रिलीजन या आस्थाओं के प्रति जो हमारा टॉलरेंस है ना, जो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे अंदर से आई है। किसी ने थोपी नहीं है कि ओ इंडिया के लोग हो, तुम लोग में इतनी वैरायटी, इतनी डाइवर्सिटी है, तो तुम्हें यूनिटी में रहना पड़ेगा, नहीं तो सोच लेना तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, पनिशमेंट दे दी जाएगी, टैक्स लगा दिया जाएगा। नहीं, किसी ने बोला क्या ऐसा? ये आते आते शुरू से हमारे दिलों में बस गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि हाँ इतनी हमारे यहाँ तो हर धर्म के लोग हैं, हर लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो देखते 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 वो चीज़ें हमारे दिलों में बस गई है, ठीक है। एक दूसरे के लिए हमारे अंदर टॉलरेंस आ गया है। सो इट वॉज नेहरू हु कॉइन द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर हम बोले यूनिटी है ना, विविधता में एकता, ये टर्म कौन लेकर आए थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी ये टर्म लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। क्योंकि वैरायटी सच में बहुत है, बहुत डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी में यूनिटी भी हमने देखी। जब नेशनल मूवमेंट्स वगैरह हुए तो सबने मिलकर काम किया ना, भेदभाव थोड़ी करा कि सिर्फ हिंदू लोग ही मेहनत करें, मुस्लिम्स नहीं करें। हर किसी ने अपना योगदान दिया है, हर किसी ने एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट दिखाई है, एक दूसरे के जो है रिलीजन के, कास्ट के प्रति क्या दिखाइए? रिस्पेक्ट दिखाइए, टॉलरेंस दिखाइए। तो भाई हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। क्लियर? चलो, क्वेश्चन 5, फिल आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, पेज 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है? कुछ इंफॉर्मेशन है आपके बारे में जो आपको भरनी है, मतलब इंफॉर्मेशन आपको अपने बारे में यहाँ पे भरनी है। पेज नंबर 4 का क्वेश्चन है, When I go out, I like wearing dash. At home, I speak in dash. My favorite sport is dash. I like reading books about dash. Dash ही dash. अब आप बताइए क्या आप करोगे, क्या आंसर आप देना चाहोगे? क्योंकि ये आपको आंसर देना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताइए क्या उत्तर आप दे सकते हो, देना चाहते हो मतलब। When I go out, I like wearing. अब कोई बोल सकता है पैजामा, जीन्स, कोई बोलेगा सूट, कोई बोलेगा कुर्ती, है ना, वन पीस, रेनकोट। रेनकोट तो बारिश में ही पहनोगे, ऐसे हर कभी नहीं, ठीक है। एट होम आई स्पीक इन, भाई घर में मैं हिंदी में बात करता हूँ, तेलुगु में बात करता हूँ, मराठी में बात करता हूँ, तमिल में। मैं अपना नहीं कह रही, मतलब आप लोग अपने अकॉर्डिंग आंसर करो, क्योंकि आपका क्वेश्चन है तो भाई आप आंसर करो। माय फेवरेट स्पोर्ट इज, भाई मेरा फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल है, चेस है, या बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, क्या है, हॉकी। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, भाई मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, नॉवेल्स वगैरह पसंद है, मैगजीन्स पसंद है, कॉमेडी, हॉरर, क्या पसंद है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, इसे फिल करना है, ठीक है। चलो, इजी है, आई होप आपने कॉमेंट्स में आंसर कर दिया होगा। देखते हैं, जैसे जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे क्या पहनना पसंद है? सलवार कमीज। ये मैं अपना नहीं बता रही, आंसर ऐसी वजह से मैंने डाला है, ठीक है। एट होम आई स्पीक इन, घर में मैं तेलुगु लैंग्वेज बोलती हूँ। माई फेवरेट स्पोर्ट इज, मेरा फेवरेट स्पोर्ट क्या है? चेस। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट द ग्रेट पीपल, भाई जो ग्रेट महान लोग हैं, जब उनकी किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो तो अच्छा लगता है ना। ये मैंने
अपना डाला हुआ है कि अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि देखो इन्होंने कितनी मेहनत की है या कितने समझदारी से इन्होंने आज दुनिया में इनका नाम है, ग्रेट पीपल बने हुए हैं, तो हम भी कुछ सीखें भाई, हम भी ग्रेट बने। कौन नहीं ग्रेट बनना चाहता, सभी चाहते हैं। चलो क्वेश्चन 6 पेज नंबर 5 का क्वेश्चन है, नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट, डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स। हमने समीर एक और समीर दो की स्टोरी पढ़ी थी, किसकी, समीर एक और समीर दो की स्टोरी पढ़ी थी। तो आपको बताना है 3 वेज जिसके कारण हम कह सकते हैं कि समीर एक और समीर दो डिफरेंट थे, है ना, और क्या ये डिफरेंसेस होने के कारण दोनों में क्या दोस्ती में मतलब दोस्ती नहीं हो पाई, दोस्त नहीं बन पाए, क्या डिफरेंस थे समीर एक और समीर दो, बताओ। स्टोरी पढ़ी थी ना, समीर एक जो स्कूल बढ़िया साइकिल से, अच्छा इंग्लिश मीडियम बढ़िया इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में वो जाता था, वो बढ़िया साइकिल चला के जाता था, तो रोज़ वहाँ पे उसको सिग्नल वगैरह वाली लाइट के पास उसको कौन मिलता था, एक बच्चा मिलता था जिसके पास ऐसे कपड़े अलग ही, पढ़ा लिखा नहीं, जो स्कूल ही नहीं जाता, न्यूज़पेपर वगैरह लेके घूमता रहता था, है ना, टूटी फूटी इंग्लिश में जो इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन रहती थी बोलता था, रुकता था, है ना, वो समीर दो था। समीर एक क्या था, हिंदू था, समीर दो जो था मुस्लिम था, ठीक है। समीर एक अच्छे स्कूल वगैरह में जाता था, अच्छे बैकग्राउंड से था, समीर दो जो बहुत ही पुअर फैमिली से था, तभी तो पेपर बेच रहा है वो, वरना स्कूल नहीं जाता। तो हमें वही 3 डिफरेंसेस बताने हैं, और क्या ये 3 डिफरेंसेस होने के कारण जो हमें देने हैं यहाँ पे एग्जांपल, इन लोग कभी दोस्त नहीं बन पाए, इनकी दोस्ती नहीं हो पाई, रोक रही, मतलब इनकी दोस्ती में कोई रुकावट आ रही थी। चलो, द 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो डिफरेंट, 3 वेज है जो हम बता सकते हैं कि भाई हाँ समीर एक और समीर दो डिफरेंट थे। तो जरा देखते हैं भाई कौन से वेज। रिलीजन, समीर एक वॉज हिंदू वाइल समीर दो वॉज मुस्लिम, हमने देखा था ना कि समीर एक हिंदू रिलीजन से था और समीर दो मुस्लिम से था। एजुकेशन, समीर एक वेंट टू स्कूल एंड न्यू इंग्लिश वाइल समीर दो वॉज अ न्यूज़पेपर हॉकर हु डिडंट अटेंड स्कूल। समीर एक क्या करता था, स्कूल जाता था और उसको अंग्रेजी का नॉलेज था, इंग्लिश का नॉलेज था, लेकिन समीर दो क्या था, न्यूज़पेपर हॉकर था, है ना, हु डिडंट अटेंड स्कूल, जिसने स्कूल ही अटेंड नहीं करा था, स्कूल ही नहीं जाता था। कहाँ से जाएगा, मतलब न्यूज़पेपर बेचेगा तो स्कूल कहाँ से जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक और आर्थिक स्तर की बात करें तो समीर एक वॉज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मतलब वेल टू डू फैमिली, एक सही साठ फैमिली जो अच्छा खासा थोड़ा अर्न कर रही है, बच्चों को पढ़ा लिखा रही है। वाइल समीर दो वॉज पुअर, लेकिन समीर दो बहुत ही गरीब परिवार से था, ये हमने देखा था, स्टोरी पढ़ी थी ना। समीर दो बता रहा था कि नहीं हम तो बहुत गरीब हैं, तो मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया, है ना, ये वर्ड क्या होता है, ये बुक्स क्या होती है, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन समीर एक क्या था, वो पढ़ा लिखा था, वो हिंदू बैकग्राउंड से था, हिंदू रिलीजन से था, हिंदू धर्म का था, ठीक है, और एक वेल टू डू अच्छे परिवार से था। लेकिन समीर दो गरीब परिवार से था। अब ये इन दोनों में डिफरेंस है, धर्म का डिफरेंस आ गया, एक हिंदू तो दूसरा मुस्लिम, भाषा का फर्क आ गया, इसको इंग्लिश वगैरह आती थी, अच्छे स्कूल जाता था, इसको हिंदी आती थी, स्कूल वगैरह नहीं जाता था, न्यूज़पेपर बेचता था। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो ये अच्छी फैमिली से, मिडिल क्लास, और ये गरीब परिवार से था। तो सोचो जब इतना डिफरेंस है तो क्या इस डिफरेंस के कारण इनकी दोस्ती रुक गई, नहीं हो पाई। तो नो, दिस डिफरेंस डज नॉट प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, दे बिकेम फ्रेंड्स एंड शुक हैंड्स वार्मली। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, दोनों दोस्त बने, इवन दोनों ने बड़े प्यार से हाथ भी मिलाया कि समीर एक समीर दो, दोनों का नाम समीर रहता है ना, ये अच्छी बात है, इसका नाम भी समीर रहता है, उसका नाम भी समीर रहता है। तो जो स्कूल जाने वाला समीर बोलता है ठीक है मैं समीर एक और तुम समीर दो, तो दोनों हाथ मिलाते हैं, है ना, ऐसी 2-4 बार उनकी मुलाकात होती है, फिर दूसरे दिन से उसको समीर दो कहीं दिखता ही नहीं, तो उसको बहुत बुरा लगता है कि क्योंकि समीर दो ने बताया हुआ था ना कि हमारे एरिया में थोड़ा दंगे वगैरह हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरी माँ वहाँ है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। दूसरे दिन से उसे समीर दो दिखता ही नहीं है, तो समीर एक जाता है जब भी साइकिल से स्कूल तो उसे दिखता नहीं, तो बहुत बुरा लगता है। दोस्त बने होंगे तभी तो हाथ मिलाया, तभी तो उसको बुरा लगा, वरना उसको क्या फ़र्क पड़ना है कि अरे ये तो न्यूज़पेपर बेचता है, अलग रिलीजन का है, तो मैं क्या दोस्त बनाऊं। दोनों ने डाइवर्सिटी की क्या करी, रिस्पेक्ट करी ना। क्लियर हुआ, यही हमने पढ़ा था, ये हमें बताना है डिफरेंस, और यही मेजर डिफरेंस था तीनों में। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन 7 पेज नंबर 6 का है, मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द 2 बॉयज। फेस्टिवल्स आपको बताने कि दोनों कौन से सेलिब्रेट मतलब सेलिब्रेट करते होंगे, कौन से फेस्टिवल मतलब ये सेलिब्रेट करते होंगे, मनाते होंगे त्यौहार। समीर एक, तो समीर एक की हम बात करें तो हिंदू था, समीर दो मुस्लिम, तो आप लिख लो, इजी है, मुस्लिम्स लोग के जो फेस्टिवल्स होते हैं, हिंदूज लोग के जो फेस्टिवल्स होते हैं, आप बता सकते हो, ठीक है। The festivals that might have been celebrated by the 2 boys were,
समीर एक दिवाली, होली, दशहरा, श्री राम नवमी, है ना, गणेश चतुर्थी, ये हिंदूज में होता है, मुस्लिम्स में बकरीद, मुहर्रम, ईद उल जुहा, बर्थडे ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, ये सारे त्योहारों मनाता होगा। क्लियर हुआ? तो बाकी जो आपको लग रहा है और एड ऑन करने वो आप कर सकते हो। क्लियर? वरना कॉमन जो हम ज्यादा करके सुनते हैं वो यही वाले हमें सुनने को मिलते हैं। कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या तो नहीं है ना? ओके, चलो। क्वेश्चन 8 पेज नंबर 6 का क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स दिस। ऐसी सिचुएशन क्या आप बता सकते हो, है ना? ऐसी कुछ भी ऐसी कंडीशन आई होगी, सिचुएशन आई होगी, स्थिति आई होगी जब आपने दोस्ती की अब किसी से, है ना, जो आपसे बहुत ही अलग है। राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स दिस, आपको कहानी लिखनी है जो ये डिस्क्राइब करता है, स्टोरी बतानी है कि कोई जो बहुत आपसे अलग हो, धर्म के बेसिस पे मान लो चलो, या लैंग्वेज के बेसिस पे मान लो, कल्चर के बेसिस पे मान लो, है ना, तो ऐसा कुछ डिफरेंसेस आपने बहुत देखा हो, फिर भी आपका फ्रेंड रहा हो, वो आपको डिस्क्राइब करना है स्टोरी बना के। चलो देखते हैं। Every day I go to the park to play in the evening. I saw a girl about my age sitting under a tree and studying. I was returning home and we passed a smile. The next day I asked her name and exchanged greetings. In which school does she study and in which class? She was studying in a nearby school and she was fond of reading storybooks. I lent my storybooks and I saw that she read a story every day. है ना? तो जैसे बताया जा रहा है, स्टोरी आप बता सकते हो कि जो आपसे अलग हो। तो आपने क्या देखा कि जब मैं पार्क में खेलने जाता हूँ, इवनिंग में जाती हूँ या जाता हूँ, तो एक गर्ल मैंने देखी मेरी एज की। मैं क्या जा रहा हूँ, मैं तो खेलने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एज की जो गर्ल है वो क्या कर रही है भाई, वो पढ़ाई वढ़ाई कर रही है ना, रीड कर रही है, बुक वगैरह स्टडी कर रही है। अब ऐसा हो जाता है ना कि रोज जब आप किसी को देखने लग जाते हो, थोड़ा स्माइल पास कर देते हो कि हेलो नमस्ते, ऐसा बोल देते हो, ठीक है। आई वॉज रिटर्निंग होम एंड वी पास द स्माइल। द नेक्स्ट डे आई आस्क हर नेम। नेक्स्ट डे मैंने नाम ही पूछ लिया, हमने हाथ हाय हेलो वगैरह कर लिया और जान लिया कहाँ रहते हो, अच्छा कौन सी क्लास में हो, अच्छा ये वो कौन से स्कूल में हो, कहाँ स्कूल, ये सारी बातें हमने कर ली, ठीक है। और मैं क्या देखता था कि हमेशा वो स्टोरी बुक्स या स्टोरी वगैरह रीड करती थी, मैं तो खेलती थी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ऐसी आप स्टोरी बता सकते हो कि कुछ आपसे डिफरेंट। ये तो बहुत सिंपल स्टोरी है, आप इसके आगे या जो ऐड ऑन करके अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टोरी ऐड कर सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है। क्लियर? Question 9. Why do you think Sameer though did not attend school? Do you think it would have been easy for him to attend school if he wanted to? In your opinion, is it a fair situation that some children get to go to school and others don't? ये पेज नंबर 6 का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं आप कि समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल, जो समीर है वो स्कूल नहीं जा पाता था, है ना, जो समीर दो है वो स्कूल नहीं जा पाता था। Do you think it would have been easy for him to attend school if he wanted to? अगर मानो वो स्कूल नहीं जा पाता था, तो अगर वो जाना चाहता तो क्या उसके इजी हो जाता? जैसे हमने देखा ना, तो गरीब फैमिली से था, न्यूज़पेपर बेचता था, अगर उसका मन बदल जाए कि मुझे कल से स्कूल जाना है, तो क्या वो इजीली जा सकता था? वो आपको बताना है। इन योर ओपिनियन इज इट अ फेयर सिचुएशन? क्या आपकी ओपिनियन है, आपको देनी है कि क्या ये फेयर सिचुएशन होगी that some children get to go to school and others don't, कि मतलब कुछ बच्चे जो स्कूल जा पाते हैं, पढ़ लिख पाते हैं आसानी से, और कुछ बच्चे जो नहीं जा पाते, है ना। तो बताना है आपको कि क्या ये फेयर इनफ होगा, फेयर सिचुएशन होगी। सोचिए क्या बोलेंगे आप, क्या आंसर करेंगे। चलो, समीर दो did not attend school because he has to earn money for his living from childhood. He has no idea about school. His parents cannot afford for his schooling. I think it is not easy for Sameer though to attend school if he wanted, because his parents did not have enough money to join him in school. In my opinion, it is not a fair situation where some children get opportunities to study and others do not. Right to education is the primary right of children. They should get equal opportunities to attend school. अब हमने ये पहले ही देख लिया था, चैप्टर में मैंने पढ़ा, बताया भी था कि समीर दो कैसे परिवार से था, बहुत ही गरीब परिवार से था। अगर वो स्कूल नहीं जा पा रहा था तो रीज़न ही तो गरीबी थी। गरीब नहीं होता तो स्कूल जा पाता ना, ठीक ठाक कमा पाते उसके पेरेंट्स तो स्कूल भेजते। क्यों बच्चे से न्यूज़पेपर वगैरह बिकवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं? वो काम ही इसलिए करता था स्कूल छोड़ के। क्यों? क्योंकि उसको कुछ कमाना था, अपना परिवार चलाना था, ठीक है। तो समीर स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा था? क्योंकि उसको अपने घर को चलाने के लिए, है ना, पैसों की जरूरत थी। ही हैज नो आइडिया अबाउट स्कूल, उसको स्कूल का तो कुछ आइडिया ही नहीं था।
हिज पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड हिज स्कूलिंग, उसके जो माता पिता है उसकी स्कूलिंग को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि भाई फीस वगैरह पे करना, बहुत गरीब फैमिली से था। आई थिंक इट इज नॉट ईजी फॉर समीर दो टू अटेंड स्कूल इफ ही वांटेड बिकॉज हिज पेरेंट्स डू नॉट हैव इनफ मनी टू जॉइन हिम इन स्कूल। एक मतलब लॉजिकल बात है ना, सेंस एक बात है, अगर हम कॉमन सेंस यूज करें कि हम कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर क्यों बेच रहा है, स्कूल क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि गरीब था बेचारा, पैसा कमाना था। अगर वो दूसरे दिन से चाहता भी कि यार अब आज से मैं स्कूल जाऊंगा, तो नहीं जा पाता। मतलब इतना आसान नहीं होता, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं जा पाता, इतना आसान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार से था, है ना। उसके माता पिता के पास इतना इनफ पैसा था ही नहीं कि वो उसको स्कूल भेज सके, तो उसके लिए स्कूल जाना आसान नहीं था अगर वो चाहता भी तो। इन माई ओपिनियन, अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो इट इज नॉट अ फेयर सिचुएशन वेयर सम चिल्ड्रन गेट अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी एंड अदर्स डू नॉट। सही बात है, आपका भी यही कहना होगा, मैं भी यही कहूंगी कि वाकई में एक फेयर सिचुएशन नहीं है, है ना। जहाँ पे कुछ बच्चे क्या हैं, जहाँ पे कुछ बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिन्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है और कुछ को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वाकई में बहुत ही बुरी बात है। क्यों? क्योंकि हम तो कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन में मतलब सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी पढ़ाई की मिलनी चाहिए। तो जब हमारा संविधान कह रहा है, हमारा देश कह रहा है, तो फिर अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना, ये जो है कोई जा रहा है कोई नहीं जा पा रहा, तो इसमें बहुत ही बुरा लगता है और ये सिचुएशन फेयर नहीं है, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन इज द प्राइमरी राइट ऑफ चिल्ड्रन। तो राइट टू एजुकेशन क्या है? प्राइमरी राइट है बच्चों का। दे शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अटेंड स्कूल। स्कूल को अटेंड करने के लिए इनको क्या मिलनी चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा था कि समीर दो स्कूल नहीं जा पा रहा था, तो अगर वो चाहता भी तो क्या आसानी से जा पाता? तो नहीं जा पाता, क्योंकि वो गरीब परिवार से था, ठीक है। और बात आ जाती कि क्या ये फेयर सिचुएशन है कि कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं कुछ नहीं? तो नहीं, ये फेयर सिचुएशन नहीं है। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, कंफ्यूजन, डर, समस्या कुछ तो नहीं है? चलो, क्वेश्चन 10 पेज नंबर 6 का क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। आपको फूड की लिस्ट बतानी है जिसको मतलब जो आपने खाया होगा, है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से, ऐसी कुछ भी चीज़ें बताओ। सोचो सोचो, कुछ आपके माइंड में आ रही हो। क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? सोचो, अच्छी अच्छी चीज़ है, टेस्टी टेस्टी। बहुत सारी होंगी। चलो, द फूड ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर, जैसे कवता, नहीं खवटी, सरसों का साग, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, जैगरी, ढोकला, खांडवी, रसगुल्ला, इडली एंड डोसा। ऐसे बहुत से आप बता सकते हो, ठीक है, जो भी, ये तो इजी है बल्कि। क्वेश्चन 11 पेज नंबर 6 का क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिसाइड्स योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट 1 और 2 वर्ड्स ऑफ। मतलब आपको लिस्ट बतानी है लैंग्वेजेस की, आपकी मदर टंग के अलावा, जो आप बोल सकते हो एटलीस्ट 1 या 2 वर्ड्स उसके, एटलीस्ट 1 या 2 वर्ड भी बोल लो। तो ऐसी आपको क्या बतानी है? आपके मदर टंग के अलावा ऐसी लैंग्वेजेस बनानी है, ठीक है। चलो देखते हैं, पंजाबी, बंगाली, गढ़वाली, ठीक है। क्लियर? आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जैसे पंजाबी के 2-3 वर्ड्स बोल दिए, बंगाली के कुछ वर्ड्स आ गए, है ना, और गढ़वाली के कुछ वर्ड्स आ गए। पहाड़ी लैंग्वेज है गढ़वाली, जो मेरी है, तो मैंने अपना लिख दिया क्योंकि मुझे आती है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन 12 पेज नंबर 7 का है, इमेजिन दैट यू आर अ राइटर और एन आर्टिस्ट who lives in a place described above. Either write a story or draw a picture of your life here. Do you think you would enjoy living in a place like this? List 5 different things that you would miss the most if you lived here. अच्छा, ये आपके पेज नंबर 7 का क्वेश्चन है। तो आप सोचोगे कौन सी जगह की बात हो रही है, कि कौन से एरिया की बात हो रही है जहाँ रहते। तो भाई आप पेज नंबर 7 पे जाओगे तो आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना है? पहले तो बहुत अच्छी चीज़ करनी है, आपको इमेजिन करना है कि आप एक राइटर हैं या आप कोई आर्टिस्ट हैं, है ना, जो इस प्लेस में रहते हैं, जो इस पेज में बताई गई है, जिस प्लेस के बारे में, पेज नंबर 7। ईदर राइट अ स्टोरी और ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर लाइफ ईयर। या तो आप स्टोरी लिख दो या तो आप पूरी पिक्चर ड्रॉ कर दो, पिक्चर ड्रॉ करके बता दो अगर आपको पेंटिंग ड्राइंग का शौक है। डू यू थिंक यू वुड एंजॉय लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस?
क्या लगता है आपको कि आप ऐसी जगहों पे रहना पसंद करोगे, इंजॉय करोगे अगर आपको यहाँ रहने को मिले? लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ यू लिव देयर। 5 डिफरेंट थिंग्स की आपको लिस्ट बतानी है ना, आप मिस करोगे अगर आप यहाँ रहते हैं। चलो, द स्टोरी ऑफ द राइटर विल बी लाइक, अगर जो स्टोरी रहेगी राइटर की इस तरीके से रहेगी तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ स्मॉल फार्मर इन अवंती किंगडम, ही सोड पोटैटोज इन हिज फील्ड्स, ही हैज 2 pet animals, cat and deer. The farmer used to exchange his sack of potatoes for red and white cotton clothes. In the same way, other people in the kingdom lived very happily and peacefully. They used to play snake and ladders in their pastime. हमने देखा था ना, क्योंकि डाइवर्सिटी कैसी कि लोगों की थॉट प्रोसेस भी अलग अलग रहती है, लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए रहते हैं, उनका सोचने विचारने का तरीका भी बहुत अलग होता है। तो आपने क्या जैसे स्टोरी लिख दी कि वंस अपॉन अ टाइम एक छोटा सा जो है फार्मर रहता था, किसान रहता था अवंती किंगडम में, है ना, वो पोटैटोज उगाता था अपने खेतों में, उसके 2 पेट थे, उसके पास कैट थी और डियर थी, है ना, हिरण था और उसके पास बिल्ली थी। द फार्मर यूज टू एक्सचेंज हिज सैक ऑफ पोटैटोज फॉर रेड एंड व्हाइट कॉटन क्लोथ्स। फार्मर क्या करता था, जो पोटैटोज के सैक है उसको एक्सचेंज करता था कपड़ों के बदले, ठीक है। इन द सेम वे अदर पीपल इन द किंगडम लिव वेरी हैप्पीली, और इसी तरीके से बाकी जो किंगडम में लोग थे वो भी बहुत ही खुशी से और पीसफुली जिंदगी जीते थे। दे यूज टू प्ले स्नेक एंड लैडर्स इन देयर पास टाइम, जब वो फ्री रहते थे, है ना, अपने टाइम पास के टाइम पे, तो वो क्या करते थे भाई, सांप सीढ़ी वाला गेम भी खेलते थे, है ना। तो ये सब हम बता सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो, Suddenly, one day there occurred a famine which destroyed the potatoes crop. अब क्या हुआ, एक दिन यहाँ पे क्या हो गई, famine आ गया, जिसके कारण पोटैटो क्रॉप क्या हो गई, बर्बाद हो गई। द होल किंगडम वेंट इनटू फूड क्राइसिस, फेमाइन हो गई, कमी हो गई, तो सब में क्या हो गया कि भाई फूड खाने की कमी हो गई। आर स्मॉल फार्मर ऑल्सो सोल्ड हिज पेट्स एनिमल्स कैट एंड डियर, अब फार्मर को क्या करना पड़ा भाई, थोड़ा बहुत पैसों के लिए उसको जो है कैट और डियर बेचना पड़ा। स्टिल ही कुडंट कम आउट ऑफ द क्राइसिस, फिर भी कमी से नहीं उभर पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गई थी, दिक्कतें हो गई, किल्लत बेसिकली बोलते हैं। So he went to his relative's house in the neighboring kingdom where he saw different colored clothes, wide variety of food, crops and animals. अब क्या हुआ, उसको ना चाहते हुए जब यहाँ पे कमी फैल गई, भुखमरी सी हो गई, तो उसको क्या करना पड़ा, उसको दूसरी जगह जाना पड़ा, तो अपने रिलेटिव के यहाँ चला गया जो अदर किंगडम में था। अब अदर किंगडम है तो अदर किंगडम में उसने देखा कि सब कुछ डिफरेंट है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्लोथ्स हैं, बहुत सी वैरायटी के फूड क्रॉप्स हैं, एनिमल्स अलग अलग हैं। ही इमीडिएटली रियलाइज द मेन रीजन फॉर क्राइसिस इन हिज किंगडम। सो इमीडिएटली उसको समझ में आया कि भाई क्या मेन रीजन हो सकता है जो मेरे किंगडम में ये कमी आई, क्राइसिस आई। So he went back to his kingdom and explained the king about the importance of diverse food items. जब वो अपने किंगडम वापस गया तो उसने समझाया राजा को कि भाई डाइवर्स फूड आइटम्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, अलग अलग एनिमल्स को रखने की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। अब ऐसा होगा तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, इस क्राइसिस से कोप अप कर पाएंगे, क्योंकि हम एक जैसी चीज़ें रखेंगे तो क्या फ़ायदा, हमें जब वैरायटी रखेंगे, अलग अलग चीज़ें रखेंगे, तो इससे क्या होगा, क्राइसिस नहीं होगी। द थॉटफुल किंग लिसन टू हिम केयरफुली एंड अग्री टू हिज वर्ड्स, जो किंग था उसने उनको बहुत ध्यान से सुना और उसकी बातों को जो भी उसने कहा मान गया। ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड ऑल फार्मर्स टू कल्टिवेट डिफरेंट क्रॉप्स, फिर उसने क्या कहा फार्मर को कि भाई आप क्या करो, अलग अलग फसलों को ग्रो करो, इमीडिएटली उसने ऑर्डर करा। क्लियर? दैट मीन्स वेराइटी, भाई उसको समझ में आया कि वेराइटी होनी चाहिए, एक जैसा था तो क्राइसिस आई, अलग अलग चीज़ें थी, वेराइटी थी, तो जिसके कारण चीज़ें अच्छी थी। क्लियर? He rewarded our small farmer with lots of gold. Thereafter his kingdom never went into crisis. अब उसने क्या करा, स्मॉल फार्मर को भाई बहुत सारा सोना दिया, उसको लगा कि इसने आइडिया सही दिया कि हम इतनी अलग अलग टाइप की फसलें उगाएंगे, जानवर रखेंगे तो हमारा फायदा है। आई डोंट एंजॉय लिविंग इन दैट प्लेस, आई वुड श्योरली मिस मोबाइल टेलीफोन, कलरफुल नेचर लाइक बटरफ्लाइज, रेनबो एक्सेट्रा, ड्रेसेज एंड वेराइटीज ऑफ फूड। अच्छा, जो कहानी लिखी तो मैं कहूँगी भाई इस प्लेस में मैं रहना पसंद नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मोबाइल को मिस करूँगा, टेलीफोन को मिस करूँगा, कलरफुल नेचर, बटरफ्लाइज, रेनबो वगैरह, ड्रेसेस और वैराइटीज़ ऑफ फूड को जो है पसंद करूँगा। अब ऐसी जगह जहाँ पे एक ही टाइप की चीज़ें हो रही हैं तो क्या मज़ा आएगा, वैरायटी अच्छी लगेगी ना, जहाँ पे अलग अलग वैराइटीज़ ऑफ फूड मिलेंगी, ड्रेसेस मिलेंगी, अच्छा लगेगा। क्लियर? तो आप अपने अकॉर्डिंग कहानी बना सकते हो, तो सिंपल सोबर सी ऐसी मैंने बनाई हुई थी, आपको जो सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग कहानी लिखिए, बनाइए, मज़ा ही आता है, कोई दिक्कत तो होती नहीं है। ठीक है, चलो
ओके, क्वेश्चन नंबर 13, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन का पेज नंबर हम 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है, पेज को फॉलो करना है, हमें पेज के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। क्योंकि जो आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं बुक के बीच के, मैं कई बार बता चुकी हूँ, ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है, पेज पर फोकस कीजिए। तो ये क्वेश्चन 13 है हमारा, लिस्ट एटलीस्ट 3 डिफरेंट वेज इन विच पीपल इन इंडिया डू द फॉलोइंग, वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर यू ऑलरेडी। आपको जो है 3 चीजों की ऐसे, एटलीस्ट आपको ये बोले एटलीस्ट भाई 3 ऐसे डिफरेंट चीजों के तरीकों की ऐसी लिस्ट बनाइए, है ना, इन विच पीपल इन इंडिया डू द फॉलोइंग, जो इंडिया के लोग काम करते हैं, फॉलो करते हैं। वन ऑफ द पॉसिबल आंसर हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर यू ऑलरेडी, जैसे 3 चीजों में से 3 हमें ऐसे बताने रीजन, तो एक आध जैसे एग्जांपल दिया है आपको, जैसे डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे, अलग अलग तरीकों से लोग पूजा करते, प्रेयर करते। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया है कि थ्रू सिंगिंग अ हाइम, जैसे भजन वगैरह हाइम वगैरह गा के, एक तरीका ये। दूसरा, तीसरा, सेकंड और थर्ड वो आपको बताना है। फिर डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, है ना, अलग अलग तरीकों से लोगों की शादी होती है, जैसे यहाँ स्पेस छोड़ दिया आपके लिए, आपको बताना है सेकंड, थ्रू सिंगिंग साइनिंग अ रजिस्टर इन द कोर्ट, है ना, बोलते ना कोर्ट में जाके शादी कर ली, साइन वगैरह करवाया, 2 आपने गवाह वगैरह ले गए अपने साथ, है ना, उन्होंने जो है साइन कर दी, बस हो गई शादी, एक तरीका ये होता है ना, तो ये आपको बताना है, बाकी 2 तरीके। फिर डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, इन मणिपुर वुमेन वियर अ फेनिक, मणिपुर की बात करें तो फेनिक पहनती औरतें, और यहाँ पे आपको बताना है। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, 3 बताना है, एक यहां दिया है, इन झारखंड मैनी आदिवासी से जोहार टू ग्रीट ईच अदर, अच्छा ठीक है। डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस, डिफरेंट तरीकों से लोग राइस को, चावल को पकाते, तो यहाँ पे दिया है बाय मेकिंग बिरयानी विद मीट और वेजिटेबल्स, अच्छा चावल को पका के वेजिटेबल्स और मीट डाल के बिरयानी बना देते हैं, बाकी 2 तरीके आपको लिखने। तो ऐसे ही आपको ये तीनों को क्या करना है, फिल करना है, तीनों फुल फिल हो जाए, ठीक है। जैसे हमें हर उसमें एक एक समझाया हुआ है, बाकी 2 हमें खुद लिखने हैं, बताने हैं। क्लियर हुआ? ट्राई करें, कोशिश करें, अच्छी चीज है ना। अच्छा यहीं खड़ी रहती हूं मैं, थोड़ा ट्राई करो, कोशिश करो। डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे, भजन वगैरह गाने वगैरह गा के, और क्या तरीका हो सकता है पूजा करने का? पूजा करते होंगे ना आप लोग, पूजा करते होंगे, नमाज पढ़ते होंगे, चर्च जाते होंगे, है ना, अपना अपना जो तरीका आप लोग के रिलीजन के अकॉर्डिंग होगा आप वो कर सकते हैं। चलो देखते हैं आंसर। डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे, तो थ्रू सिंगिंग अ हाइम, चलो ठीक है, हाइम गा के। पीपल क्लोज देयर आईज एंड जॉइन देयर हैंड्स एंड रिसाइट द प्रेयर्स फॉर देमसेल्व्स, ये सुन के ऐसा लग रहा है ना असेंबली में आ गए, क्लोज योर आईज एंड जॉइन योर हैंड्स एंड स्टार्ट द प्रेयर, याद आ गया ना, है ना, वैसे ही लगता है ना। तो पीपल क्लोज देयर आईज एंड जॉइन देयर हैंड्स एंड रिसाइट द प्रेयर फॉर देमसेल्व्स, यही होता है ना कि भगवान जी की आरती गा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं। और कौन सा तरीका है, पीपल सिट इन ग्राउंड एंड द मौलवी लीड्स द प्रेयर। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मुस्लिम्स लोगों का हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, नोटिस करा होगा कि जो मौलवी है मेन, वो प्रेयर में, पूजा में जो उनका तरीका होता है उसमें लीड करते हैं, बाकी जो ग्राउंड में से बैठे रहते हैं, देखा है ना अपने से पैर मोड़ के इस तरीके से, ठीक है। तो ये तरीका है, 3 तरीके हो गए, एक सिंग भजन वगैरह गा के, गाना गा के, एक प्रेयर ऐसे आंख बंद करके हाथ जोड़ के, एक में जिसमें मौलवी लीड करते, बाकी बैठे रहते। डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, अच्छा एक तो हमने देख लिया था, रजिस्टर कोर्ट मैरिज कर ली, साइन वगैरह करवा के। थ्रू एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स एंड टेकिंग 7 फेराज अराउंड अ सेक्रेट फायर इन प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ये वही हिंदुइज्म में जो चलता है कि 7 फेरे ले लिए, मंगलसूत्र पहना दिया, सिंदूर वगैरह लगा दिया, पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, सब रिलेटिव्स घर के लोग हैं, एक तरीका ये शादी करने का, हम यही बोलते ना कि हाँ भाई शादी हो गई। एक तरीका आपने देखा हो कि अरे यार सिंपल तरीके से शादी करी, कोर्ट मैरिज कर ली, गवाह वगैरह लेके साइन कर ली। थर्ड वे, निकाह, इन विच गर्ल कंफर्म दैट गेट मैरिड, निकाह होता है ना, जिसमें बोलते हैं, आपने टीवी देखी हो, कबूल है करके बोलते हैं, ठीक है, तो एक ये तरीका होता है, तो 3 तरीके हो गए। क्लियर? चल, डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, अब अलग अलग तरीकों का ड्रेसेस। इन पंजाब वुमेन वेयर सूट्स ऑफ सलवार एंड कमीज, अच्छा पंजाब में औरतें क्या पहनती है, गर्ल्स क्या पहनती है, सलवार कमीज, है ना, सूट पहनती है, पटियाला वगैरह। इन वेस्ट बंगाल वुमेन वेयर साड़ीज, वेस्ट बंगाल में औरतें साड़ी पहनती है, और यहाँ पे मणिपुर का तो हमने देख ही लिया था मैंने। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, इन पंजाब सिख से सत श्री अकाल, है ना, जो सिख हैं पंजाब में क्या बोलते हैं, सत श्री अकाल। झारखंड में जोहर कहते हैं एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए। दिल्ली में पीपल कहते हैं नमस्ते, कॉमन।
डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, बाय मेकिंग बिरयानी विथ मीट और वेजिटेबल्स, ये हमने देखा था। बाय मेकिंग लेमन राइस विथ सम दाल फ्राइड इन ऑयल, अच्छा ठीक है, एक तरीका ये है। बाय बॉइलिंग राइस, तो ये अलग अलग तरीके, डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। क्लियर? शादी भी कर रहे हो लेकिन उसको करने की भी अलग अलग तरीके, पूजा भी कर रहे हो तो उसको करने की भी अलग अलग तरीके, कपड़े भी, ड्रेस स्टाइल भी अलग अलग तरीके के, है ना, खाना बनाने का तरीका भी अलग अलग है, चावल ही पका रहे हो लेकिन डिफरेंट वेज वी हैव। क्लियर? तो आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो स्क्रीनशॉट, हो सकता है आपको एक्सरसाइज के तौर पे आ जाए क्वेश्चन, है ना, चांसेस है। देखो अब वो एग्जामिनर पे वो कैसे बना रहा है ना, क्वेश्चन आप, हमको तो पूरी तैयारी रखनी है। क्लियर? वैसे ये कि आप अपने अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं कि यही लिखो, बहुत वैरायटी हमारे इंडिया में, नमस्ते हेलो बोल लो, है ना, सत श्री अकाल बोल लो, बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, चल। क्वेश्चन 14, लुक एट द मैप, ये आपका पेज 9 का क्वेश्चन है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एंड इन एन एटलस एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख। कैन यू लिस्ट 3 ways in which the different geographical location of these 2 regions would influence the following: the food people eat, the clothes they wear, the work they do। हमें क्या बोला है कि हमें क्या करना है, इंडिया के, मतलब एटलस क्या होता है, अच्छा पहले तो ये बताओ। मैप्स तो हमें पता है क्या होता है भाई, मानचित्र जो मैप बोलते हैं। एटलस क्या होता है, एटलस होता है कि कलेक्शन ऑफ मैप, ऐसी बुक होती है जिसमें मैप्स का कलेक्शन होता है, उसको एटलस बोलते हैं। आपको उसमें क्या लोकेट करना है, केरला और लद्दाख लोकेट करना है। तो ऑब्वियसली लद्दाख तो हमें नॉर्थ साइड में मिलेगा, केरला हमें साउथ साइड में मिलेगा, बिल्कुल ऑपोजिट, वो नॉर्थ में तो ये साउथ में। Can you list 3 ways in which the different geographical location of these 2 regions would influence the following? आपको 3 तरीके बताने, 3 वेज बताने कि कैसे जो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन अलग अलग रीजन की इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है। हम बोलते हैं ना कि अच्छा पहाड़ी लोग, अच्छा लद्दाख के लोग, हाँ वहाँ तो ये काम धंधा होता है, वहाँ के लोग तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, वहाँ के लोगों का ऐसा खाना है। अच्छा नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग, हाँ उनका अपना ही कल्चर है, उनका खाने का तरीका अलग है, वो लोग अलग ही टाइप की चीज़ें बनाते हैं, अलग ही टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं, है ना, अलग ही टाइप के काम करते हैं। साउथ के लोग अलग टाइप की डिशेज बनाते हैं, है ना, अलग टाइप का उनका ड्रेस पहनने का स्टाइल है ना, अलग टाइप की उनकी लैंग्वेज है और बहुत सी चीज़ें। तो वही हमें बताना है कि क्या जोग्राफिकल लोकेशन कि एक जगह नॉर्थ में, क्योंकि लद्दाख नॉर्थ में है, केरला साउथ में, तो नॉर्थ और साउथ कैसे क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन इन्फ्लुएंस डाल रहा है कि फूड पीपल ईट, क्या लद्दाख के लोग खाते पीते होंगे तो सेम क्या केरला के लोग भी खाते पीते होंगे। क्लोथ्स दे वेयर, जो कपड़े, जिस टाइप के कपड़े लद्दाख के लोग पहनते होंगे वैसे केरला के लोग भी पहनते होंगे क्या। दे वर्क, द वर्क दे डू, क्या काम जो लद्दाख के लोग करें वही काम जो केरला के लोग भी करते होंगे। तो हमें बताना है क्या इन पर प्रभाव पड़ेगा, लोकेशन का इन्फ्लुएंस पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप बताइए। चलो देखते हैं आंसर। द फूड पीपल ईट, अब खाने पीने की अगर बात करें, है ना, प्रभाव ऑब्वियसली डिफरेंस रहेंगे। Kerala is situated near the sea and people may be eating rice and fish. Ladakh is a mountainous country where little agriculture is available. People eat meat and milk products like cheese and butter. अगर हम बात करें, है ना, माउंटेनियस रीजन इसको कर लो, कंट्री क्या है, कंट्री के तो अंदर एक ही रीजन कर लो, कोई ऐसा वो दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको रीजन लिख लेते हैं, माउंटेनियस रीजन लिख लेते हैं, है ना, क्षेत्र, एरिया। अब क्या बोला जा रहा है, केरला सिचुएटेड है सी के पास, समुद्र के पास, साउथ में समुद्र वो इस साइड है, हमें क्या मिलता है, इस साइड बे ऑफ बंगाल, मतलब वेस्ट साइड हमें अरेबियन सी मिलता है, ईस्ट साइड हमें बे ऑफ बंगाल मिलता है, समुद्री समुद्र है, ठीक है। ऊपर साइड तो पहाड़ है, ऊपर समुद्र नहीं है, नॉर्थ साइड। अब जहां पर केरला है वहां पर सी है तो फिशिंग वगैरह खूब होती है, तो वहां के लोग राइस और फिश उनका मेन ये खाना है, ठीक है। लद्दाख की बात करें तो माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना होता नहीं है। लोग क्या खाते हैं यहाँ पे, मीट वगैरह खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज बटर, ये सब ज्यादा खाते हैं लोग, ठीक है। तो फर्क आया ज्योग्राफिकल लोकेशन का, ये साउथ में है, सी के पास वाला एरिया है तो भाई ये लोग राइस और फिश वगैरह खा रहे हैं। ये नॉर्थ के आसपास वाला एरिया लद्दाख, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना होता नहीं है, जानवर वगैरह पालते हैं, क्यों पालते हैं, मिल्क, मीट, बटर, चीज, इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए। क्लियर, चलो। द क्लोथ्स दे वेयर, जो कपड़े ये पहनते हैं। केरला इज नियर द सी वेयर द क्लाइमेट इज नीदर हॉट नॉर कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। पीपल वेयर लाइट
कॉटन क्लोथ्स। केरला कहाँ है? सी के पास है, जहां पे अगर क्लाइमेट की हम बात करें तो ना ज्यादा ठंडा रहता है ना ज्यादा गर्म रहता है, तो लोग कैसे हल्के फुल्के से कपड़े पहनते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मोटे मोटे कपड़े चादर जैसे ओढ़ के घूम रहे हैं विंटर, नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर है, क्लाइमेट मॉडरेट है, ना गर्मी है ना ज्यादा ठंडी, लाइट कपड़े है ना, जैसे हल्के फुल्के हम कपड़े पहने हुए। Ladakh, it is a mountainous region where it is very cold and is covered with snow for a large part of the year. They wear thick woolen clothes made of wool or animal skin. ये कंट्री वही है, रीजन के लिए यूज हो रहा है, आप कंफ्यूज नहीं होना, रीजन ही है, ठीक है, हो गया होगा। ओके, रीजन आप ले सकते हैं इजी समझने में। देखो लद्दाख की बात करें तो बर्फ ही बर्फ से ढका रहता है, बर्फ ही बर्फ, पारा जो है टेम्परेचर माइनस में रहता है ना, माइनस में रहता है, तो क्या होगा, लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, बिल्कुल वुलन, थिक, ऐसे मोटे मोटे कपड़े, ऊनी कपड़े है ना, और एनिमल के स्किन इससे बने हुए ऐसे वुल, ठीक है, क्योंकि ठंडा इलाका है। अब फर्क आया ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन का फर्क आया, यहाँ पे टेम्परेचर क्लाइमेट कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है, तो हल्के फुल्के, यहाँ पे बहुत ही ठंडा, बर्फ जमी रहती तो मोटे मोटे कपड़े पहनते, ठीक है। द वर्क दे डू, काम धंधा जैसे ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, तो केरला पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। केरला के जो लोग हैं वहाँ पे पानी वानी बढ़िया अवेलेबिलिटी, लैंड फर्टाइल रहता है, राइस वगैरह कल्टीवेशन और भी क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है, और फिशिंग करते हैं, समुद्री इलाका है। In Ladakh, people look after the animals, collect wool from the sheep and sell them to the traders. लद्दाख में क्या करेंगे, एग्रीकल्चर तो पॉसिबल इतना हो पाता ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम बारिश भी रहती है, सूखा इलाका रहता है, एरिड रीजन रहता है, बर्फी बर्फ जमी रहती है, तो कहाँ ही खेती बाड़ी हो पाएगी, वेजिटेशन भी इतना होता नहीं है। तो ये लोग जानवर वगैरह पालने का काम करते हैं ना, क्या करेंगे, जानवर वगैरह इनको पालते हैं, उनका वूल वगैरह शिप से, जैसे भेड़ वगैरह के जो ऊन है वो निकाला, उनको बेचते हैं, और ऐसे इनका काम चलता है। तो यहाँ पे ये लोग ये करते हैं। क्लियर हुआ? तो हमने क्या देखा कि भाई हाँ सही बात है, ज्योग्राफिकल लोकेशन का दोनों ही इलाकों में बहुत फर्क पड़ रहा है, खाने पीने को लेकर है ना, क्लोथ्स को लेकर, या हम उनके काम की बात करें, दोनों में ही फर्क है, अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज है, ठीक है। चलो पेज नंबर 12, क्वेश्चन 15। India's national anthem composed by Rabindranath Tagore is another expression of the unity of India. In what way does the national anthem describe this unity? भाई इंडिया का नेशनल एंथम किसने कंपोज किया था, ये तो पता है ना, हमने पढ़ा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक जानकारी है, बिल्कुल बेसिक, कि नेशनल एंथम जो रोज आप स्कूल में गाते हो, जो इतना इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी आप इतनी रिस्पेक्ट करते हो कि हिलते नहीं हो, खड़े रहते हो ना, स्टैंड स्टिल, इस तरीके से रहते हैं हम, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो वही नेशनल एंथम को कंपोज किसने किया है, तो अगर पता नहीं था या भूल गए थे तो याद रख लो, और हमेशा ही याद रखना। अगर कोई आपसे, आप भारत में आए और कोई पूछ ले और आपको यही नहीं पता, तो बहुत मतलब आप समझ सकते हो एम्बैरेसमेंट, बहुत ही शेम हो जाएगी, शर्म की बात हो जाएगी कि हमें ये नहीं पता है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था, याद रखना। इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। जिस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम को कंपोज किया, अगर आप उसको अभी गाने की जरूरत नहीं है ना, मैं गा सकती हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, नहीं तो हमें खड़े रहना पड़ेगा, है ना। मैं ऐसे तो कहीं भी ऐसे नहीं गा सकते उसको, इसके लिए रिस्पेक्ट रहती है। अगर आपको कुछ वर्ड्स याद आ रहे हो, पंजाब, बंगाल, मराठा से किस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं बीच में, है ना, वर्ड्स लिए हुए हैं, तो ये क्या दिखाते हैं, यूनिटी दिखाते हैं इंडिया की। हर क्षेत्र का नाम लिया हुआ है, हर क्षेत्र को ऑलमोस्ट इंक्लूड किया हुआ है। क्यों इंक्लूड किया है, ये हमारी डाइवर्सिटी में यूनिटी बता रहा है कि देखो इतने सारे रीजन के इतने सारे लोग हैं हमारे यहाँ, तो सब कंबाइन करके क्या बना रहा है, भारत बन रहा है। इन वॉट वेज डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी। अब नेशनल एंथम किस तरीके से यूनिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। हमने इतनी बड़ी बात बोली कि नेशनल एंथम में यूनिटी दिखती है, तो किस तरीके से डिस्क्राइब कर रही है यूनिटी, वो हमें बताना है। चलो, The national anthem of a country is a powerful representation of its identity, values and unity. National anthem की बात करें, राष्ट्रगान की बात करें हम, तो ये क्या है, पावरफुल रिप्रेजेंटेशन है ना, आइडेंटिटी का, वैल्यूज का और यूनिटी का, है ना, जिसमें हमारी कंट्री की वैल्यूज दिखती है, हम लोग की आइडेंटिटी पता चलती है, हम लोग की यूनिटी पता चलती है। It serves as a unifying force, bringing people from diverse backgrounds together under the common bond of national pride. ये क्या बताता है, एक तरीके से यूनिफाइंग फोर्स है ना, जो लोगों को, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को साथ लाता है ना, एक नेशनल प्राइड, एक ये बताता है कि हम लोग का गर्व है, हमारे देश का गर्व है कि देखो हमारी इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी वैरायटी है और हम साथ मिलके रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं।
The national anthem of India, Jana Gana Man, is no exception. Written by Rabindranath Tagore, it beautifully portrays the essence of unity and diversity that is the cornerstone of Indian culture. हम क्या बात कर सकते हैं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो लिखा है नेशनल एंथम, ये क्या पोर्ट्रे कर रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है? एसेंस, किस चीज का एसेंस? कि भाई हाँ, विविधता में एकता है। शुद्ध हिंदी में बोलूं तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में? विविधता में एकता। यूनिटी, एकता समझ में आता है। डाइवर्स कैसे कह रहे हैं? अलग अलग कल्चर, अलग अलग रीजन वाले लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन वाले लोग, है ना? तो डाइवर्सिटी है ना। और हम क्या यूनिटी में रहते हैं? क्या लड़ते झगड़ते रहते हैं? क्या अच्छे से रहते हैं? हमें पता होता है कि अच्छा देखो ये इस रिलीजन का है, उनका ये कल्चर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, है ना? हमें इवन और जानने में मजा आता है। क्लियर? दैट इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कल्चर। जो हमारे भारतीय कल्चर के, भारतीय संस्कृति का क्या है? कॉर्नर स्टोन है, फाउंडेशन, एक बेस है हम कह सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? अब ये तो हमने देख लिया क्या हमें बताना चाह रहा है, लेकिन क्या रीजन हम दे सकते हैं, क्या डिस्क्राइब कर रहा है ये नेशनल एंथम? यूनिवर्सल अपील। The national anthem Jana Gana Man is written in Bengali but has a universal appeal that transcends language barriers. भले ही ये बंगाली में लिखा हो, लेकिन क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली थे, ठीक है, उन्होंने बंगाली में लिखा है, लेकिन एक तरीके से यूनिवर्सल अपील दिखा रहा है, जो क्या तोड़ रहा है? लैंग्वेज बैरियर्स को, है ना? क्या आपको दिक्कत हो रही है समझने में? क्या परेशानी हो रही है? अच्छा लग रहा है? आप जान रहे हैं इसके बारे में? क्लियर? सभी के लिए है ना, ये सभी के लिए है कि सिर्फ बंगाली लोग गाते हैं जनगण मन? हम नहीं गाते, सभी गाते हैं। It is sung in different languages and dialects across the country, symbolizing the unity of India's diverse population. इसे गाया जाता है, अलग अलग भाषाओं में गा सकते हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स लेकर गा सकते हैं हम, ठीक है, जो क्या सिंबलाइज करता है? यूनिटी ऑफ इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन। की भाई देखो, इंडिया की जो इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है, जो इतनी विविध जनता है, उनके अंदर क्या है? एकता है, यूनिटी है। Inclusive language. The anthem uses inclusive language, addressing the nation as a whole. ये anthem क्या करता है? It uses inclusive language, addressing the nation as whole. अलग अलग languages का इसमें use है। Inclusive यानी सबको साथ में लेके चलना, सबको include करके चलना, समावेश, सबका समावेश, अगर शुद्ध हिंदी में बोलूं। It refers to India as Jana Gana Man, meaning the leader of the people's mind. They highlights the collective identity of the nation and instills a sense of unity among its citizens. है ना? इसमें जो सबसे पहले आता है जन गण मन, हम जो गाते हैं, इसका मतलब होता है the leader of the people's mind, है ना? लोगों के जो दिमाग है, लीडर है। ये क्या हाईलाइट करता है? कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ नेशन, सबको इंक्लूड करके चल रहा है। ऐसा है ही नहीं कि सिर्फ बंगालियों को इंक्लूड कर रहा है ना, या सिर्फ मराठियों को इंक्लूड कर रहा है, सबको साथ में लेके चल रहा है। एंड इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग इट्स सिटीजन्स। इससे क्या क्रिएट होती है? हमारे अंदर यूनिटी क्रिएट होती है, सेंस ऑफ यूनिटी आती है। Celebration of diversity. The anthem acknowledges and celebrates the diversity of India. It mentions various geographical regions, rivers and religions, representing the vast cultural heritage of the country. अब हम सिर्फ रीजन्स की बात क्यों करें? हम ये बोलेंगे ना, ये क्या क्या बताते हैं? बहुत से जोग्राफिकल रीजन, रिवर्स के बारे में, गंगा जमुना का नाम आ जाएगा, रिलीजन्स के बारे में, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है बहुत जो है कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारे धरोहर है हमारी कंट्री के, हर चीज़ को इंक्लूड करा है इसमें, है ना? हमारे क्षेत्रों को, धर्मों को, कल्चर्स को, ठीक है, नदियों को, ठीक है, इतनी डाइवर्सिटी है। By acknowledging and embracing this diversity, the anthem promotes the idea that unity can coexist with diversity. जिस तरीके से नेशनल एंथम में सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, ये क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है कि भाई जो नेशनल एंथम है हमारा, वो क्या प्रमोट करता है? आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब यूनिटी है किसमें? डाइवर्सिटी में। क्लियर? शेयर्ड हिस्ट्री एंड स्ट्रगल्स। द एंथम रिफ्लेक्ट्स ऑन द शेयर हिस्ट्री एंड स्ट्रगल्स ऑफ द इंडियन पीपल। ये एंथम क्या दिखा रहा है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे हमारा इतिहास ऐसा रहा है, सबने मेहनत की है, सबने स्ट्रगल किया है ना? अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को भगाने के लिए सबने मेहनत की है, सबने अपने एफर्ट्स लगाए, अपनी जान गंवाई है। It mentions the sacrifices made during the freedom struggles and pays homage to the martyrs. अब जो शहीद लोग हैं और जिन्होंने स्ट्रगल करा है, सबको एक तरीके से क्या ट्रिब्यूट दिया है इसमें, है ना? और बेचारे जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके लिए ट्रिब्यूट है। This evokes a sense of pride and unity. ये क्या क्रिएट करता है? हमारे अंदर एकता और गर्व की एक फीलिंग,
क्रिएट करता है, ठीक है। रिमाइंडिंग सिटीजन्स ऑफ देयर कॉमन हेरिटेज एंड द कलेक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू अचीव इंडिपेंडेंस। ये रिमाइंड करता है सिटीजन्स को कि ये हमारा हेरिटेज है, हमारा धरोहर है, और हमें क्या करना है, हमने कलेक्टिवली एफर्ट्स लगाए हैं, सबने मिलकर एफर्ट्स लगाए हैं आज़ादी को पाने के लिए, स्वतंत्रता को पाने के लिए, ठीक है। इंस्पायरिंग पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की हम बात करें, द नेशनल एंथम सर्व्स एज अ पावरफुल टूल टू इंस्पायर पेट्रियोटिज्म एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग सिटीजन्स। नेशनल एंथम क्या करता है, पावरफुल टूल है एक तरीके से, जो क्या करता है, इंस्पायर करता है हमें, है ना, हमारे अंदर देशभक्ति इंस्पायर करता है, और बिलोंगिंग्स जो सिटीजन्स के बीच में रहती है। When sung collectively, it creates a powerful emotional connection and a shared sense of pride, fostering unity among diverse individuals. अब जैसे ही हम इसे गाते हैं, सब मिलके गाते, कितना अच्छा एक अलग ही वाइब्स आती है, बॉडी में एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होती है। अब देखो, आप लोग स्कूल जाते हो तो आप लोग को ये चीज़ ऐसा लगता है यूज टू है, हम रोज ही गा रहे हैं, है ना, लेकिन जैसे ही जनगण मन आता है ना, तो एक अलग ही फील आती है, नो डाउट, है ना। मैं बीच में एक बार इंटर्नशिप करने जैसे कुछ स्कूल्स में गई थी, एक स्कूल था गवर्नमेंट, अब वहाँ पे जैसे गा रहे हैं जनगण मन, है ना, तो एक अलग ही, क्योंकि हमने स्कूल छोड़ दिया, हम पढ़ चुके हैं, कब का पास आउट हो चुके हैं, अब आप लोग तो अभी जा रहे हो, तो हो सकता है आपको फील ना आता, लेकिन मुझे आए, इतना अच्छा लग रहा था। लगभग 15 to 20 डेज में गई, बहुत ही अच्छा लगता था, बड़ा मजा आता था, अलग ही फीलिंग आती थी देशभक्ति वाली, कि देखो यार, एक टाइम था हम गाते थे, अब आउट ऑफ जो है वही है कि हैबिट है, आउट ऑफ हैबिट भी क्या बोले, चला ही गया, हम तो कॉलेज पास आउट हो गए, अब जॉब कर रहे हैं, कहाँ ही हम जो है नेशनल एंथम से गाएंगे। स्कूल्स में रहो या टीचर आपकी जो रहती हैं, आप है तो आप तो रोज देखते हो, गाते हो, अच्छा लगता है, ठीक है, तो क्या अलग ही फीलिंग जगाता है हमारे मन में, हमें लगता है कितनी अच्छा है और कितनी यूनिटी है हमारे बीच में। क्लियर। तो ये जो पॉइंट्स है ना, जरूरी नहीं सारे आप लिखो, मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, क्वेश्चन आता है तो आप 1 1 2 2 लाइन में लिख सकते हो, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिया है। क्लियर। चलो, इसी के साथ हमारे फर्स्ट चैप्टर के इंटेक्स सॉल्यूशंस एंड होते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।